देखो ना नाम में क्या लिखा है, नाम ही सब कुछ, यहां पर नाम ही काफी है। सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और एसिड टर्नओवर। अब अगर ये और है तो इसका मतलब सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड या सेल ओवर एसिड्स बात एक ही है। तो कहना क्या चाह रहे हो भाई तुम? वो कहना चाह रहा है ये जो आपको बताया था, किधर बताया था वैसे, यहीं कहीं बताया था, कहीं तो बताया था वो बैलेंस शीट, वो जो इक्विटी, वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। ये जुमला ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसको आगे यूज करेंगे हम। कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के तकरीबन एसेट्स ही हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। इसलिए ये नाम कंफ्यूज करता है, आपने नहीं कंफ्यूज होना। तो पेज चौथी और बड़ी ही अहम रेशियो क्या है? सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लेकिन इसका असल नाम ये यूज नहीं करता वो, उसको भी पता है कि ये लिख दिया तो उनको तो फॉर्मूला ही पता लग जाएगा। तो इसका जो मशहूर ज़माना नाम है वो है एसिड टर्नओवर रेशियो। क्या नाम है जी? एसिड टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। अब एसिड टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, इधर देखो जी। नाम के ऊपर लिखा तो हुआ है, वो फॉर्मूला ही है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा तो हुआ है। क्या फॉर्मूला है जी? सेल्स, नेट सेल्स लेते हैं फिलहाल, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई। यही तो मसला है जहां से आप फंसते हैं आके। नाम एसिड टर्नओवर और फॉर्मूला है सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज तो हमने अपनी तरफ से कहा हुआ है ना कि जहां मुमकिन हो, आएगा भी कहता आ रहा था वहां पे एवरेज कर लो, ठीक है ना। अब इसके नाम से नहीं परेशान होना, मैंने आपको बता दिया डिनोमिनेटर में एसिड्स रखो, सारे 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 एसिड्स रखो या कैपिटल एम्प्लॉयड रखो, ऑलमोस्ट बात एक ही है। इसलिए वो एसिड टर्नओवर इसका नाम रख देते हैं अकाउंटेंट्स, ठीक है ना जी। अब है किथे, मैंने फिर गवाच गई है, ठीक है, सेल्स ही लिख रहा है वो, वैसे नेट सेल्स लेनी है, अब उसने सेल्स ही लिखा हुआ है तो इसलिए मैं सेल्स ही लिख रहा हूं। लेकिन अगर कभी सवाल के अंदर रिटर्न्स आ जाएं तो आपने नेट कर देना है, सेल को नेट ऑफ रिटर्न्स कर देना है, ठीक है ना। इतनी तो लॉजिक होनी चाहिए आपको जी। सेल्स ओवर, असल में इसने इसलिए सेल्स लिखा कि बैलेंस शीट के फेस के ऊपर सेल्स ही आती हैं, अगर रिटर्न हो कोई तो वो नोट के अंदर नेट हो जाती हैं। कौन कौन सो रहा है? अपना अपना बताएं अपना अपना बताएं, जाग जाएं यार, हिम्मत करें यार। 15 नंबर का सवाल ऐसे ऐसे करके हो जाना ऐसे में से। अच्छा जी, अब देखें जी, इसको इंटू 100 नहीं करना आपने, इंटू 100 नहीं करना आपने, इसका आंसर किस में आएगा? अब ऐसी बात करने लगा हूं एंड पे आखिरी 5 मिनट में कि आप आश आश कर उठेंगे, सारे जाग जाएं। आश आश शुरू ना हो जाओ, अभी नहीं करना, पहले बात तो कर लेने दो मुझे, पहले ये रेशो जरा चेक कर लें। लो जी, ये क्या है जी? एसिड टर्नओवर, एसिड टर्नओवर जी। सेल्स मेरी सवाल के अंदर मुझे खुद देखनी पड़ेगी, या अल्लाह रुक जाए सवाल, रुका हुआ। 12,000 सेल्स हैं मेरी, 12,000 सेल्स हैं और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो ऊपर लिखा हुआ है, यूज करेंगे 8300 जमा 10,100 डिवाइडेड बाय 2। मेरा तो हो गया काम जी। जी बताएं जी कितना? 1.3 टाइम्स। अब ये बताती क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़रा तरतीब से हट गई ना बात। लेकिन पहले आप अपनी रेशो निकाल लें, फिर मैं बताऊंगा कि ये रेशो क्या बताती है। क्या क्या समझ नहीं आया? सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये समझ नहीं आया? टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं ना किया 100 से, इसलिए टाइम्स में आ गया। समझाया तभी मैंने, है ही नहीं ना अभी तो। मैंने कहा ये करके जरा टाइम्स में आप भी निकाल लो, इतने गुना हैं। सेल्स ऊपर रखिए, यहां एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये 1.3 टाइम्स है, मतलब सेल्स इस कैपिटल एम्प्लॉयड के एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 1.3 टाइम्स है। अभी बताया तो है नहीं कि ये है, क्या समझाया है मैंने? करो 1.4 कर लें, जरा फर्क हो, जरा दूर दूर से। यार आप लोग तो कमाल कर रहे हैं,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जितनी ज्यादा उतनी बेटर। अच्छा जी, आप रेशो बताती क्या ये आप समझाने लगा हूं, आप ही समझाने लगा हूं आप जी। इधर देखें, दिस रेशो टेल्स कंपनी इज अर्निंग हाउ मच सेल पर रुपी वन इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस बिजनेस या कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे क्या डिनोमिनेटर के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये पहले देख लो, फिर लिखा हुआ है, पहले देख लो। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कंपनी एक्स, मेरी कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹1.3 ऑफ व्हाट। जो ऊपर पड़ा है उसी की बात करोगे ना, प्रॉफिट तो नहीं बोलोगे आप। बेसिकली ये रेशो क्या बता रही है, अगर ₹1 कंपनी एक्स में कोई फेंके ना कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो 1.3 की सेल जनरेट करती है, और जितनी ज्यादा सेल उतने ज्यादा प्रॉफिट्स। और वही बंदा अगर ₹1 कंपनी, आपकी कंपनी एक्स वाई चल रही है, ये भी बोल रहा हूं, ठीक है, एक्स कंपनी में फेंके तो 1.3 की सेल जनरेट होती है, और वही बंदा अगर ये ₹1 कंपनी वाई में फेंके कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो 1.4 की सेल जनरेट होती है। तो कौन सी बेटर? आप लोग बेटर। ठीक है, अब ये यूं लिखूंगा मैं, इधर देखो, ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, बस फॉर्मूला लिखना है। यहां पे आपने फॉर्मूला लिखकर कैलकुलेशन करते जाएं। इंटरप्रिटेशन के लिए वो 4 सफे हैं एंड पर। ठीक है, कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹1.3 पर ₹1, जब पर रुपी भी काफी था, पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कंपेयर टू ₹1.4 सेल जनरेटेड बाय कंपनी Y. Therefore, company Y is better. However, it is better to compare these results with industry average. A लाइन ना ली है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर टाइम चूंकि खत्म हो गया है, इसलिए एज ऑफ एसिड्स भी एक अहम रोल प्ले करती हैं इन रेशोज के अंदर। कौन सी रेशोज के अंदर? ये इन 3 रेशोज में। सबसे पहले रिटर्न ऑन एसिड, इससे समझाना है, ठीक है जी। और उसके बाद दिस एंड दिस, सिर्फ इक्विटी माफी है, क्योंकि या तो डिनोमिनेटर में एसिड्स पड़े हैं तो एज ऑफ एसिड प्ले करेगी रोल इस रेशो में, ठीक है, या फिर एसिड जैसी चीज पड़ी हुई है, वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी इज नॉट लाइक एसिड्स, मैंने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसिड्स हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें, ठीक है ना। लेकिन इक्विटी एक तरह के एसिड्स नहीं है, उसमें तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती हैं जाकर, ठीक है ना। तो 3 रेशोज को एज ऑफ एसिड्स हिट करेंगी। तो 3 रेशोज कौन सी हैं? सबसे पहले समझाऊंगा इससे, क्योंकि इसमें सबसे इजी समझ आता है कि इसमें दरअसल नीचे एसिड्स पड़े हैं। तो एज ऑफ एसिड्स, एज ऑफ एसिड का मतलब क्या है? और यार एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी ए ने प्रॉफिट कमाया 150 का, इसके एवरेज एसिड्स आ रहे हैं 1500। कंपनी बी ने प्रॉफिट कमाया 150 का, इसके एवरेज एसिड्स आ रहे हैं 2500। अब आंसर बताओ जरा टाइम्स में। ये नहीं, ये तो परसेंटेज वाली है, एसिड्स वाली मैं कर रहा हूं, बाकी सभी ऐसे हैं जी। कितना? 10%। और इसका? अब हालांकि प्रॉफिट सेम है। अब हमने क्या, मसला क्या है यार, मसला क्या है? इतने एसिड्स, वो कहते हैं इतने एसिड्स नहीं, एसिड सेम है। ये कंपनी पुरानी थी, ये कंपनी पुरानी चली यार, ये बात कल दोबारा करूंगा क्योंकि आप ब्रेक करने लगे हैं ना, फिर अगला पार्ट शुरू करना है। तो ये कंपनी पुरानी थी, इसके एसिड्स डेप्रिशिएट होते होते बैलेंस शीट में इनकी बुक वैल्यू 1500 पे आ गई। ये कंपनी अभी नई नई आई है, इसके एसिड अभी डेप्रिशिएट नहीं हुए, तो बुक वैल्यू अभी, जान नहीं देना मैं, बुक वैल्यू अभी इतनी कम नहीं हुई। हालांकि एसिड सेम है, बिजनेस का साइज सेम है, सेल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एज ऑफ एसिड अपना रोल प्ले कर गए और इस बेचारे की रेशो कम आ गई, ठीक है। तो ये 3 रेशो। अब सबसे पहले मैंने समझाया ये बात किसके अंदर आपको, जिसमें डिनोमिनेटर में एसिड्स पड़े हैं। तो मैंने कहा इसमें, इस रेशो के अंदर एक लाइन ये भी ऐड कर दो, जनरल सी लाइन लिखनी है, एज ऑफ एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एज ऑफ एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुराना एसिड, पूरी बात क्या है, पुराने एसिड की लोअर बुक वैल्यू, लोअर बुक वैल्यू तो हायर रेशो, न्यूअर एसिड्स की हायर बुक वैल्यूज तो लोअर रेशो, ठीक है ना जी। मैंने सिर्फ कहा जुमला लिखना है जनरल, ठीक है ना।
एक जुमला लिखना है, अगर ये इंफॉर्मेशन सारी दे दे फिर तो क्लियर होगी ना बात, ऑब्वियस होगी। ऑब्वियस नहीं भी होगी ना, इस रेशो में ये पॉइंट लिख के आना है अगर वो इंटरप्रिटेशन कहे रोप डालने के लिए, ऐसे ही लिखना है। हाउएवर एज ऑफ एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, पूरी गल ना सुनी तुसी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। हाउएवर एज ऑफ एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो कॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल इंटरप्रेटिंग दिस रेशो। हम उसको जनरल एक जैसे कह नहीं रहे थे, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इट्स ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर, बिल्कुल वैसे ही एक जनरल लाइन है क्या। हाउएवर एज ऑफ एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो कॉशन एहतियात मस्ट बी टेकन व्हाइल कंपेयरिंग दिस रेशियो। अब ये क्या है, जब चुप है तो ये कर दिया, और अगर वो ये सारी बात खुद बता दे कि एसिड सेम थे, ये इसकी लाइफ जो है वो कम गुजरी है, तो ये ज्यादा बुक वैल्यू, तो फिर ये बात आपको पहले से ही पता है, फिर वो बताओगे। खामोश है तो मे के साथ हमने ये बात करनी है, ठीक है ना। अब ये वाली बात असल में तो अप्लाई होती हुई नजर आ रही है यहां पर, लेकिन आपने ये पॉइंट इसमें भी लिखना है, 1 में भी लिखना है और 4 में भी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर भी, एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट इधर भी लिखना है, ठीक है। अब यही बात यहां पर लिखी हुई मिलेगी आपको एसेट टर्नओवर में। एक मिनट, ये देखो एसेट टर्नओवर की रेशो, ये देखो, इट मेजर द अमाउंट ऑफ सेल अचीव ड्यूरिंग द फॉर ईच ₹1 ऑफ लॉन्ग टर्म। वो भाई जिस वक्त वो स्टूडेंट निकल के गए थे ना आमिर भाई, वो टाइम नोट किया था, उस वक्त से कट करके वो तो अभी चढ़ा देना, 5-7 मिनट ऊपर चले गए, क्योंकि हमारी क्लास तो आपको पता है 2 सवा 2 तक चलनी है, तो 2 तक वो सवाल सिर्फ कहा था बस वो करवाना है। अच्छा शायद वो भी ना करवाऊँ, MCQs करवाऊँ, कुछ देर बैठ जाना, चुप करके बैठो, अभी ना छेड़ो। दिस मेजर्स अमाउंट ऑफ सेल्स अचीव ड्यूरिंग अ पीरियड फॉर ईच ₹1 ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये बताया मैंने, पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस कंपनी कितनी सेल जनरेट कर रही है। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स रादर देन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो परसेंटेज आ जाती, लेकिन हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, गुना, इतने गुना। ₹1 अगर फेंकोगे तो 1.3 रुपए की सेल, मतलब सेल्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 1.3 टाइम्स है, और ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट कहता है द कैपिटल एम्प्लॉयड इज एन एग्रीगेट ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहा है ब्ला ब्ला में आ गई एक बात। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कहता है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स है। वो कहता है लॉन्ग टर्म डेट्स में प्रेफरेंस शेयर्स भी शामिल होते हैं, ये तो आपको पहले ही पता है ना, और तो हमारे सवाल के अंदर आए नहीं। अगर बेटा कौन सा सवाल था, गुजर गया मुझे लगता है, चुप कर जा, पहले मेरा सवाल गवाच गया। ये देखें जी, अगर इररिडीमेबल होंगे, मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया हुआ है, ठहरो वहीं से जाके दिखाता हूं। ये देखें जी, ये आपको पहले से ही पता है। जी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और रिडीमेबल डेट। अब आपने जहां कहीं इक्विटी और डेट को यूज करना है तो ये बात ऐसे ही है। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं और इक्विटी लेने लगोगे तो वो इक्विटी का पार्ट होंगे। जैसे इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल पड़ा है, शेयर प्रीमियम पड़ा है, रिटेन अर्निंग पड़ा है, यानी कॉलम भी बन रहे हो ना चेन इक्विटी के, तो इसका अपना कॉलम बनता है, ठीक है, अलग से, ये इक्विटी का पार्ट है ना, बोला था। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले हों तो वो डेट है। तो जब भी कभी रेशियोज कैलकुलेट करोगे तो इक्विटी का मतलब जो पहले इक्विटी थी, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सरप्लस और इररिडीमेबल भी उसी के अंदर शामिल है। और डेट का मतलब जहां कहीं डेट यूज हो जाए लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर, ये लॉन्ग टर्म लोन के साथ ये भी लोन है, ठीक है ना। तो ये बात सिर्फ लिखी हुई थी, ये वैसे ही बात थी, वैसे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, पता है आपको जी। क्या मसला है? तो मैंने बता, तो मैं पूछ रहा हूं क्या मसला है। अच्छा, द कैपिटल एम्प्लॉयड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वो कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। वेयर पॉसिबल यूज एवरेज। अच्छा यार, ये फॉर्मूला आ गया,
It must also be taken into account that age of company's assets can heavily impact. Hence, result is different in different asset turnover ratio for similar companies. For example, a company having older asset with lower book values might have higher turnover ratio than the one with similar revenues but newer and मुश्किल जुमला मैं आसान करके लिखवा देता हूँ. बात समझ आ गई. मैंने यही कहा है कि नए एसेट्स हायर बुक वैल्यूज वाले हैं, उनकी रेशो कंपनी की उस कंपनी की रेशो लोअर होगी, और जिस कंपनी के एसेट्स ओल्डर हैं उनकी बुक वैल्यूज लोअर होंगी तो उनकी रेशो ये वाली हाई आ जाएगी. अब ये पॉइंट उसने सिर्फ इधर लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस एसेट टर्नओवर में और रिटर्न ऑन एसेट में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, तीनों के अंदर आपने ये पॉइंट लाजमी लिखना है. ठीक है जी. जहां एज वाली बात हो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट वहां पे, लेकिन वो पॉइंट एक बार लिखवाना है क्योंकि यहां जरा मुश्किल लिखा हुआ है. ठीक है. अ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एसेट टर्नओवर रेशियो और अ लोअर रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री में इंडिकेट. मसाइल हैं जी. एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी है, यूज नहीं कर रहे हो, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, स्लॉपी कलेक्शन मेथड्स हैं. हायर द रेशियो बेटर इट इज कंसिडर्ड. ये मैं बाद में कल पढ़ाऊंगा क्योंकि तेजी में मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, आराम से पढ़ेंगे. ठीक है. अब मैं आता हूं उधर जहां से आपने याद करना है, मतलब की बातें. ऐसे भी काम वही हुआ है जी. बेटा आ जाओ जी. आखिरी, चौथी और आखिरी आज की रेशो, सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं इसलिए ये पढ़ा रहा हूं. एसेट टर्नओवर रेशो. कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹1.3 ऑफ सेल पर ₹1 इन्वेस्टेड इन वही बिजनेस या कैपिटल एम्प्लॉयड एज कंपेयर टू ₹1 कितना था आपका 4 as ₹1.4 of sale earned by company Y, therefore company Y is better. ठीक है. तो पहली लाइन भी कवर होगी ना यहीं पर, बोलो. ठीक है. इन जनरल हायर द रेशियो बेटर इट इज. अगली बात अभी फिलहाल नहीं याद करनी, मैं खुद पढ़ूंगा आज घर जाकर, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि अभी ये तेजी में ना पढ़ें, बाद में कल पढ़ के आऊंगा ना तो देखूंगा इसमें से कितनी बात याद करनी है. ठीक है. बिसाइड कंपनीज इन द कैपिटल इंटेंसिव, ये भी अभी रहने दें. पॉइंट 2 ये भी पेंडिंग है, मैं खुद समझाऊंगा. ठीक है. ये तो पेंडिंग है ताकि टोटल में याद तो हो जाए ना. थर्ड, दिस रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनीज एंटिटीज एसेट्स जनरेट रेवेन्यूज. एसेट ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पता है. जो नॉन करंट एसेट होते हैं वही सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर यूज होकर. ठीक है. और ये वाला पॉइंट है जी, ये मैंने लिखा हुआ बल्कि आसान करके यहाँ पे. इट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट दैट एज ऑफ एन एंटिटीज एसेट कैन इम्पैक्ट एंड मे रिजल्ट इन डिफरेंट एसेट टर्नओवर रेशियोज फॉर सिमिलर कंपनीज. मैंने मुझे लगता है कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठहरो इससे आसान करना पड़ा तो कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हैविंग ओल्डर एसेट्स विद लोअर बुक वैल्यूज might have a higher asset turnover ratio than the one with similar revenues but having newer assets with higher net book values. सही है. ये आसान करूं इससे, चलो फिर कल देख लेंगे आसान करना हो. कोशिश करें याद करने की. वैसे यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं, मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ. ये है जनाब, ये पॉइंट 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं. एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल as company with newer assets. वही वाला लिखा जा रहा है, यानी कि सिंपल ही यही है. पूरा याद करें. ठीक है. मैं ये चाह रहा हूं कि ये याद कर लें आप, फिर शॉर्ट कर लेंगे क्योंकि ये तो सारा वही लिखा जाना है, वही लिखा हुआ है. शॉर्ट तो ये है कि एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो कॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल इंटरप्रेटिंग. ये शॉर्ट है, लेकिन इसके पीछे वाली बात याद ना हो तो मजा तो नहीं आता. पहले याद करें फिर सोचेंगे शॉर्ट करना है या नहीं. ठीक है. अच्छा आप सुने, रीजंस भी साथ साथ आपने याद करते चले जाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशोज थी. अब ऐसे ही बेटा इधर देखो. हाँ जी बस है. जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंस रेशोज, ये इसी तरह से एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशोज थी. प्रॉफिटेबिलिटी की 4 रेशोज मैंने करवा दी हैं. अभी मैंने वो पहले समय वाली रेशोज कल नहीं करवानी. चुप करें, कल आते साथ टाइम से आइएगा, मैं आपको वर्किंग कैपिटल रेशियोज करवाऊंगा. ये कहने को 7 हैं लेकिन 4 करेंगे, 3 उसी के उलट हैं. उसके बाद करंट रेशियोज भी कल हो जाएंगी. हो सकता है डेट इक्विटी रेशियोज पर हम ना जा सकें. ठीक है. वो फिर परसों आधे पौने घंटे में हो जाएंगी, ये रेशियोज कंप्लीट हो जाएंगी. उसके बाद ये साथ साथ इसलिए कह रहा हूं कि याद करें, उसके बाद हम पास पेपर्स पे मूव कर जाएंगे. ठीक है. तो फिलहाल के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है सिवाय इसके
क्या आपने ये 4 रेशोज, आज तो कोई होमवर्क भी नहीं है, 4 रेशोज रीड ऑनली नहीं, लर्न बाय हार्ट करना है, ठीक है। कमिट टू मेमोरी करना है, रट्टा लगा लेना है फॉर्मूलाज को, और जो जो पॉइंट्स मैंने टिक करवाए हैं उनको याद करके आना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।